ओके, गुड मॉर्निंग। आज ईयर की हम स्टडी करेंगे एनाटॉमी फिजियोलॉजी में। लास्ट क्लासेज में हमने देखा था कि आइज़ की स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या होता है, और आज देखेंगे कि ईयर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो काम कैसे करता है ना। ईयर इज द ऑर्गन ऑफ हियरिंग, ठीक है। ईयर क्या है? सुनने का एक अंग है, एंड ऑल्सो इन्वॉल्व इन बैलेंस। प्लस सुनने के अलावा ये एक काम और इम्पोर्टेंट करता है, वो क्या है? बैलेंस का, ठीक है ना। बैलेंस का मतलब जब हम चलते हैं या बैठते हैं, खड़े होते हैं, तो हमारी सिर की पोजीशन से वो आइडेंटिफिकेशन होता है कि हमारी पोजीशन कैसे है, और बैलेंस हमेशा मेंटेन रहता है, ठीक है ना। तो ये भी ईयर के कारण ही है। कैसे है वो बाद में आगे हम स्टडी करेंगे। अब अगर ईयर को हम स्टडी करें तो बेसिकली अगेन हम 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं: आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इंटरनल ईयर, ठीक है ना। 3 हेडिंग्स के तहत इसको हम स्टडी कर लेते हैं, तो आसानी से इसको लिखना भी ईजी हो जाता है और इसका डायग्राम भी ईजी होता है। तो पहले हम आउटर ईयर को देखेंगे क्या है ना। तो आउटर ईयर के बारे में, अच्छा बोर्ड पे आया नहीं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आउटर ईयर से। आउटर ईयर क्या है, आप लोगों को पता ही है कि जो सिर के दोनों तरफ निकला हुआ है, ठीक है, वो आउटर ईयर है। और ये जो आउटर ईयर है वो अगेन 3 पार्ट चीज़ों से मिलकर बना है। कौन कौन सी? ऑरिकल या पिन्ना, एंड एक्सटर्नल ऑक्यूटिक मीएटस और ऑडिटरी कैनाल, ठीक है ना। और लास्ट में इसमें ईयर ड्रम भी इसमें हम शामिल कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 3 चीज़ें ये हो गई। तो इनको हम एक एक करके स्टडी कर लेते हैं कि नॉर्मली जो पार्ट बाहर की ओर लटका होता है वो पिन्ना है, ऑरिकल है, ठीक है। और ये ऑरिकल हमारा बना हुआ होता है कार्टिलेज के द्वारा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा सॉफ्ट भी होता है और हल्का सा हार्ड भी होता है, ठीक है ना। जैसे नाक का आगे का पार्ट बना होता है ना कार्टिलेज का, तो वैसे ये भी कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है ना। कार्टिलेज कौन सी है? फाइब्रो कार्टिलेज है। फाइब्रो कार्टिलेज थोड़ी सी हार्ड होती है ना, तो ये हल्की सी हार्ड है। इट इज़ कंपाउंड ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज एंड कवर्ड विद स्किन। ऊपर से इसके चारों तरफ स्किन है, सिंपल। इट इज़ डीपली ग्रूव्ड एंड रिजेस। इसकी यदि स्ट्रक्चर देखें तो इसमें बहुत सारा खड्डा है और कुछ उभार है, ठीक है। द मोस्ट प्रोमिनेंट आउटर इज नोन एज हेलिक्स। और जो सबसे बाहर की जो ये वाली उभरी हुई पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं? हेलिक्स कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हेलिक्स है। ऐसे अंदर भी आप देखोगे 1-2-3 चीज़ें उभरी हुई हैं, वो भी कार्टिलेज की ही हैं, ठीक है ना। तो ये हेलिक्स हो गया, और उसके ऊपर थोड़ा सा फैटी टिश्यू हो जाएगा, और चारों तरफ फिर आगे स्किन से वो कवर्ड होगा, ठीक है ना। अच्छा, इस पिन्ना का जो लोअर एंड है वो सॉफ्ट टिश्यू से बना होता है। इसमें कोई भी कार्टिलेज नहीं होती नीचे की साइड में, ठीक है ना। इसको हम ईयर लोब कहते हैं, ठीक है ना। तो ये ईयर लोब वो जगह है जहाँ पर बहुत ही कम ब्लड वेसल होती हैं, और बाकी और जो कार्टिलेज वगैरह है वो होती नहीं, थोड़ा सा फैटी टिश्यू होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको जब कान को छीदते हैं, पियर्स करते हैं, तो इसमें ज़्यादा पेन नहीं होता है, ठीक है ना। और ये इतना नहीं होता जितना होना, क्योंकि ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई कुछ कम होती है। अदरवाइज ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, बट वो कम होती है, क्योंकि देखो नर्व जो ये कैपिलरीज हैं वो तो हर जगह हैं, तो उतना ब्लड तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो इसको ये सिर्फ वैसे काम नहीं है, कुछ भी ऑर्नामेंटल है कि इसके ऊपर कोई बाली वगैरह पहन सकते हैं, झुमके पहन सकते हैं तो सुंदर लगेगा, बाकी इसका वैसे स्पेशल कोई काम नहीं है। बट जो ऊपर वाला पार्ट है इसका काम है, ठीक है ना। ये ऐसे टेढ़ा मेढ़ा वैसे ही नहीं बना दिया कि चलो आंख बंद करके बना दिया। ये इसका एक पर्पज़ है, साइंटिफिक पर्पज़ है। क्या पर्पज़ है? कि जब कहीं भी कोई साउंड आती है हमारे आसपास, तो ये जो डिज़ाइन है ये उस साउंड को कंसंट्रेट करता है, और जो मिडल ईयर की तरफ जाने के लिए रास्ता देता है। तो जो ये जो कैनाल है, सारी साउंड उसकी तरफ जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए ये डिज़ाइन बना हुआ है।
ठीक है ना, नहीं तो सीधा एक छेद करके छोड़ देते ठीक है ना। बट ईश्वर ने बड़ा ही सोच समझ के हमारी क्रिएशन की है, हर चीज़ काम की है और बहुत ही उपयोगी। नेक्स्ट आता है ऑडिटरी कैनाल, ठीक है ना। अब ऑडिटरी कैनाल क्या है, ये एक छोटी सी अप्रोक्सीमेटली एस शेप की और 2.5 सेंटीमीटर लंबी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से साउंड आगे पास होती है एनवायरनमेंट से। इट स्टार्ट फ्रॉम द ऑरिकल, ये शुरू कहाँ होती है, यहाँ ऑरिकल से शुरू होती है, इसका छेद आप देखते ही हैं, और अंदर जाती है अप्रोक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर, इतनी अंदर चली जाएगी, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, एक बेनिफिट तो ये है कि जो हमारा कान का पर्दा है वो थोड़ा सा सेफ हो जाता है। अगर भगवान यहीं लगा देते पर्दा तो हर दूसरे दिन फटा रहता किसी ने चांटा मारा फट गया ठीक है ना, कुछ साइड से कोई चीज़ निकली फट गया। तो ये थोड़ा सा सेफ्टी के लिए इसको ऑडिटरी कैनाल बना दी, उसके आगे आपका पर्दा है, ठीक है ना। अच्छा, इस कैनाल के एक तो फ़ायदा ये हो गया कि वो गहराई में चला गया, और भी फ़ायदे हैं। कैसे फ़ायदे हैं कि एक तो इसके अंदर जो स्किन है वहाँ पर बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं और हेयर फॉलिकल्स होते हैं। इसमें ध्यान से देखें ना, तो इसमें छोटे छोटे बाल होंगे अंदर की पूरी ट्यूब के अंदर, और कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो सीरोमिनस ग्लैंड होती हैं, सीबम सीक्रेट करती हैं, एक स्टिकी सब्सटेंस सीक्रेट करती हैं। उनका भी पर्पज़ यही है कि जो बाल हैं वो भी डस्ट पार्टिकल्स को अंदर नहीं जाने देंगे, और जो स्टिकी सब्सटेंस है जिसको हम ईयर वैक्स कहते हैं, वो भी इसी पर्पज़ का होता है कि जो भी कोई फॉरेन पार्टिकल या डस्ट वगैरह वहाँ जाए वो चिपक जाए और पर्दे तक ना पहुँचे और इन्फेक्शन वगैरह अंदर ना जाए, ठीक है ना। अच्छा, ये जो हमारा ईयर वैक्स है ये एक तो स्टिकी है तो वो चिपका लेता है, दूसरा उसके अंदर एंजाइम होता है लाइसोजाइम, तो वो क्या करता है, कोई बैक्टीरिया वायरस वगैरह भी वहाँ आके चिपकते हैं तो उनको भी मार देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है ना। तो ये प्रोटेक्शन का काम करता है हमारा। इसके अलावा ये जो कैनाल है वो हमने देख लिया कि जो भी बाहरी खतरे हैं उनसे हमें बचाता है, ठीक है ना। उसके बाद आउटर ईयर में जो फॉरेन मटेरियल का तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे वो प्रोटेक्ट करता है। अब ये जो ईयर वैक्स है नॉर्मली इसको रिमूव करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है ना। आप लोगों ने जगह जगह देखा होगा ना, कहीं घूमने जाते हैं तो कान से छेद वो निकलवा लो वैक्स, वो बैठे रहते हैं, नहीं निकलवाना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि ईश्वर ने हमें बड़ा ही सोच समझ के बनाया है, हर चीज़ का कोई पर्पज़ है, वो वहाँ रहेगा और जब उसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी नया बनेगा वैक्स और पुराने वाला अपने आप निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, जब हम बोलते हैं, जो ज़्यादा बोलेगा उसका ज़्यादा तेज़ी से निकलेगा, ठीक है ना। तो वो साइड से निकलता है, जब ये जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है ये मूव करता है तो धीरे धीरे वो वैक्स हल्का 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 बाहर निकलता रहता है। और एक कंडीशन ऐसी आती है कि थोड़ी सी हमारे खाज होती है, हम अंगुली डालते हैं और अंगुली के लग के आ जाता है बाहर, है ना। तो वो नॉर्मल प्रोसेस है, वो आता रहता है। कईयों का कारण ये होता है नहीं करना चाहिए, नॉर्मल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वो अपने आप ही होता है। कुछ परिस्थितियों में कोई इन्फेक्शन हो जाए, अंदर ब्लीडिंग होने से क्रस्ट जम जाए, या कई बार ये जो किसी बीमारी से इसकी जो स्टिकीनेस है वो कम हो जाती है तो वो हार्ड होता है, उस कंडीशन में निकलवाना पड़ता है, बट वो भी डॉक्टर से ही निकलवाना चाहिए, ठीक है ना। अदरवाइज क्योंकि 2.5 सेंटीमीटर छोटी सी है, थोड़ा सा भी ज़्यादा लग गया तो पर्दा फट जाएगा। बहुत ही डेलिकेट स्ट्रक्चर है वो, है ना। ऐसे नहीं कि उसको ऐसे मारते रहो, टच होता ही वो फट सकता है, ठीक है ना। तो वो ध्यान रखना है, बड़ा सॉफ्ट तरीके से उसको निकालना है। 2.5 है तो मतलब 2 सेंटीमीटर से बड़ी चीज़ अंदर नहीं डालनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर 0.5 तो उसको बचा के रखना चाहिए, है ना। बाकी एक्सपर्ट जो डॉक्टर्स होते हैं उनसे निकलवाना चाहिए, अदरवाइज ज़रूरत नॉर्मली पड़ती नहीं है, वो पूरी लाइफ अपने आप निकलता है, कभी भी निकालना नहीं पड़ता। अच्छा, उसके बाद आते हैं हम टिम्पेनिक मेम्ब्रेन पे। अब आउटर ईयर का जो लास्ट पार्ट है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन या कान का पर्दा, आउटर ईयर में ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ईयर ड्रम भी इसको कहते हैं। ड्रम क्यों कहते हैं कि जैसे ढोल होता है ना, ढोल के ऊपर वो एक पर्दा सा लगा होता है ड्रम पे जो बजता है, वो कैसे बजता है, वाइब्रेट होता है, ठीक है ना। सेम वही सिस्टम हमारे इसमें है कि ये बिल्कुल एक स्किन का फोल्ड है जो ऐसे तना हुआ रहता है पूरा लास्ट में, जहाँ पर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल ख़त्म होगी वहाँ पर वो तना हुआ रहेगा। और कुछ ढोल पे तो अपने से हाथ मारते हैं तब बजता है,
इसको इसकी ज़रूरत नहीं है, हवा के थपेड़े से, आवाज़ के थपेड़े से ये वाइब्रेट करना शुरू कर देता है, ठीक है ना। तो जैसे अब मैं बोल रहा हूँ, हल्का बोलूँगा तो हल्का वाइब्रेट होगा, तेज़ बोलूँगा तो सबके कान फट वो पूरा तेज़ी से जाएगा, है ना। तो क्या होगा कि जैसे ही साउंड बाहर से आती है और इस पर्दे से टकराती है तो ये पर्दा क्या करता है, वाइब्रेट करता है, ठीक है ना। ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है इस प्रकार, ठीक है ना। और यहीं से ही हमारे सुनने का जो सिस्टम है वो शुरू होता है, ठीक है ना। तो इससे पहले का तो जस्ट साउंड को कलेक्ट करना, प्रोटेक्शन करना, वो होता है। ईयर ड्रम से फिर साउंड का सिस्टम शुरू हो जाता है, ठीक है। कितनी भी साउंड वेव हो, कोई फुसफुसा के भी बोलेगा ना तो भी वो वाइब्रेट करता है, ठीक है ना। इतना वो कमाल की चीज़ है जो बनी हुई है। अब इस पर्दे के बाद शुरू हो जाता है हमारा मिडल ईयर, ठीक है। मिडल ईयर जो है वो एक क्लोज्ड कैविटी है, पूरी बंद है, छोटा सा एक कमरा है जिसको हम कह सकते हैं, गुफा है वो कह सकते हैं। इट इज़ एन इरेगुलर शेप्ड एयर फील्ड कैविटी, और ये जो कैविटी है इसमें हवा भरी हुई है, ठीक है ना। अब वो हवा कहाँ से आई, अंदर है, पूरा ड्रम लगा, वो पर्दा लगा हुआ है, कोई भी छेद नहीं है, तो वो हवा कहाँ से आई, कौन बताएगा? कब कब गई कब गई होगी? हाँ हाँ बिल्कुल, ये जब मैंने आपको नोज बताया था, समझाया था, तो आप बताया था, हाँ बिल्कुल। हाँ, तो जो हमारा फेरिंक्स है, जो हमारा नेजोफेरिंक्स है, वहाँ पर एक ट्यूब होती है, हाँ यूस्टेकियन ट्यूब। तो ये यूस्टेकियन ट्यूब जो है वो यहाँ से शुरू होकर मिडल ईयर तक जाती है। तो वो जो ट्यूब है उसमें से हवा जाती है, जब हम बोलते हैं, खांसते हैं, चीखते हैं, तब बाहर के एनवायरनमेंट की हवा वहाँ चली जाती है और पीछे वो रहती है, ठीक है ना। और इसी कारण दोनों तरफ जो बैलेंस है, जो हवा का दबाव है वो इक्वल रहता है, तभी ड्रम वाइब्रेट करता है, अगर अदरवाइज वो वाइब्रेट करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ, कई बार बंद हो जाता है। कब बंद हो जाता है? स्पेशली जब जुकाम वगैरह हो जाए, ठीक है ना, कंजेशन हो जाए, तब वो बंद हो जाता है। और जब बंद होगा तो प्रॉब्लम आएगी, एक तो सुनेगा कम और दूसरा कान में दर्द भी होगा, ठीक है ना। इसीलिए हाँ, इसीलिए जब आप लोग कई बार प्लेन में ट्रैवल करते हैं, एयर ट्रैवल, तो जब प्लेन ऊपर जाता है तब एकदम से क्या है कि मुंह तो बंद होता है, तो जो प्रेशर है हवा का वो अंदर और बाहर बैलेंस सही नहीं रहता, तो उस पर्दे के ऊपर दबाव पड़ता है और पेन होता है। इसीलिए कहते हैं कि उस समय जब आप जाओ तो मुंह चलाते रहो, च्युइंगम चबाते रहो, और इस प्रकार से जब कि मुंह भी बीच में खुले तो वो हवा अंदर जाके बैलेंस को बराबर कर दे, ठीक है ना। ये सिस्टम हमारा होता है मिडल ईयर का। अच्छा, मिडल ईयर में ये जो कैविटी है, ये कैविटी के अलावा भी उसमें 3 चीज़ें और हैं, ठीक है। वो क्या है? वो छोटी छोटी हड्डियां हैं, बहुत ही छोटी हड्डियां हैं, इसलिए हम इसको ओसिकल्स कहते हैं, बोन्स नहीं कहते, ओसिकल्स कहते हैं। बोन्स भी कह सकते हैं, वेरी स्मॉल बोन्स, जो हमने स्केलेटल सिस्टम में नहीं पढ़ी, ठीक है ना। तो ये जो बोन है ये पूरे जो मिडल ईयर है उसके अंदर लगी होती हैं, एक के बाद एक, ठीक है। तो सबसे पहले वाली जो मेलियस है वो कहाँ होती है? कान के पर्दे की तरफ, पर्दे के टच ही होती है। सेकंड नंबर पे इंकस होती है और थर्ड नंबर पे स्टेप्स होती है, ठीक है ना। और ये पूरा एक दीवार से लेके दूसरे दीवार तक एक दूसरे से जुड़ी होती है, ठीक है ना। तो जब पर्दा मूव करता है तो बोन्स भी मूव करती हैं, और ये इस हिसाब से बैलेंस बनाया होता है कि जब पर्दा थोड़ा सा मूव करेगा तो भी इसकी जो अंदर वाली बोन है, लास्ट वाली स्टेप्स वाली, वो बहुत ज़्यादा मूव करेगी, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि जो फुसफुसाहट है वो भी आगे जाके अच्छी तरह में सुनाई देती है, ठीक है ना। तो ये जो तीनों बोन्स हैं ये अरेंज्ड अक्रॉस द कैविटी, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि ये कान का पर्दा है, यहाँ पर एक बोन ये है मेलियस, ये इंकस सेकंड नंबर, और ये वाली थर्ड नंबर स्टेप्स, ठीक है ना। ये 3 बोन हमारे पास मिडल ईयर में होती है। अच्छा, उसके बाद ये जो सीरीज़ के अंदर होती हैं, जो मैंने अभी आपको बताया कि इसका फ़ायदा क्या है इन बोन्स का, तो इस बोन का यही फ़ायदा है कि जो वाइब्रेशन है उसको इंक्रीज करना, ठीक है ना। पर्दे पे हल्का वाइब्रेशन होगा तो भी अंदर तेज़ वाइब्रेशन होगा, तो इस वाइब्रेशन को इंक्रीज इसी सिस्टम से किया गया है कि ये तीनों बोन किस प्रकार आपस में जुड़ी हुई है,
ठीक है ना। तो उसके अरेंजमेंट के कारण ही वो वाइब्रेशन है वो ट्रांसमिट होता है। कहाँ जाता है फाइनली, वो जो मूवमेंट है वो जाती है इंटरनल ईयर में, जो थर्ड पार्ट है हमारा, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारा अच्छा, ये यूस्ट्रेगियन ट्यूब के बारे में हमने आपको बता ही दिया था। मिडिल ईयर में ही एक यूस्ट्रेगियन ट्यूब भी होती है। तो इसकी पोजीशन देख लो कि यहाँ मिडिल ईयर में नीचे की तरफ और आगे की ओर ये जाके कहाँ जाती है, नेजल कैविटी के पीछे। नेजल कैविटी के पीछे कहाँ, फेरिंग्स के अंदर, है ना। तो वहाँ पर छेद होता है और इसमें से कंटिन्यू जब हम बोलते हैं तब ये मूव करती है और हवा यहाँ पर चली जाती है, ठीक है ना। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो इक्वल हो जाता है और इसी कारण हमारा जो ईयर ड्रम है वो प्रॉपरली वाइब्रेट करता है। हैं? हाँ, इसोफेगस तो काफ़ी नीचे। नेजोफेरिंग्स, जो फेरिंग्स के 3 पार्ट है ना, नेजोफेरिंग्स सबसे ऊपर, फिर ओरोफेरिंग्स और फिर लैरिंगोफेरिंग्स, फेरिंग्स के पार्ट है। उसके बाद पीछे की ओर जाके इसोफेगस शुरू होती है ना, उसका इससे अभी कोई लेना देना नहीं। अब आता है इनर ईयर या इंटरनल ईयर भी इसको कह सकते हैं। ये थर्ड पार्ट है ईयर का, जो एक बोन के अंदर होता है, ठीक है ना। कौन सी बोन के अंदर, टेम्पोरल बोन के अंदर, है ना। अच्छा, ये जो इंटरनल ईयर है इसमें स्पेशल डिज़ाइन होता है, मूव शेप होती है स्पेशल, उसका वो बना हुआ होता है, ठीक है। तो इनर ईयर इज सिचुएटेड विद इन द टेम्पोरल बोन, बोन के अंदर ही होता है, वैसे हम उसको टच नहीं कर सकते हैं। और इसके अंदर एक जो कैविटी बनती है उसको हम लेब्रिंथ बोलते हैं, ठीक है ना, लेबिरिंथ। उसका स्पेशली डिज़ाइन है ये इस टाइप का, जैसे स्नेल शेल होती है ना, घोंघा आपने देखा होगा, है ना। तो उसकी जो शंख की जो शेप होती है ऐसा ये बना हुआ होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली बोन का बना हुआ होता है, तो इसको हम बोनी लेब्रिंथ बोल देते हैं। और इसके अंदर अंदर एक म्यूकस मेम्ब्रेन लगी होती है, उस कारण उस पार्ट को हम मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ बोल देते हैं। तो सेम शेप की 2 मटेरियल से बनी हुई हमारे पास चीज़ें हैं। आउटर वाली बोन की बनी हुई है तो वो बोनी लेब्रिंथ है, और अंदर वाला मेम्ब्रेन का बना हुआ है तो उसको हम क्या कहते हैं, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ, ठीक है। अच्छा, ये जो बोनी लेब्रिंथ है और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ है, इन दोनों में ही 3 प्रकार की चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। कौन कौन सी, वेस्टिब्यूल, कोक्लिया एंड सेमी सर्कुलर कैनाल्स, ठीक है ना। वेस्टिब्यूल, कोक्लिया एंड सेमी सर्कुलर कैनाल। तो यहाँ पर आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो सबसे पहला जो एक खुला हुआ पार्ट है, जहाँ पर ये स्टेप्स नाम की बोन टच होती है, उसको हम कहते हैं वेस्टिब्यूल। और जो शंख के समान संरचना है, एक दूसरे के ऊपर घूमी हुई इस प्रकार की, उसको हम क्या कहते हैं, कोक्लिया। और इन दोनों के ऊपर 3 सेमी सर्कुलर कैनाल बनी होती हैं बोन की, ठीक है ना। बाहर की तरफ बोन और ऐसे ही अंदर इनके मेम्ब्रेन, ठीक है ना। तो ये बोन की भी बनी हुई होगी और उसके अंदर अंदर मेम्ब्रेन लगी हुई होगी। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, जो वेस्टिब्यूल का हमने देख लिया, जहाँ पर स्टेप्स लगी हुई है। और ये जो स्टेप्स लगी हुई है ये सिर्फ टच ही नहीं है, वहाँ पर एक छेद है, ठीक है ना। और उस छेद के ऊपर हल्की सी मेम्ब्रेन लगी हुई है और उसके ऊपर वो स्टेप्स लगी हुई है। अब स्टेप्स क्या करती है, जब साउंड करते हैं तो ये वाइब्रेट होती है, ठीक है ना। अब इसके वाइब्रेशन से क्या है कि जब वो अंदर बार होगी तो जो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ है उसमें एक फ्लूइड भरा होता है, उस फ्लूइड के अंदर वेव्स जनरेट होती है, ठीक है ना। अब आप देखो, एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने टब में पानी भरा हुआ है या बाल्टी में पानी भरा हुआ है और इसको बाहर से आप थोड़ा सा मारो तो ऐसे 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 लेयर बनेगी जो सेंटर में जाके इकट्ठी हो जाएंगी, है ना। तो वो जो फ्लूइड वेव जिसको हम बोलते हैं, पानी की लहर, वो डेवलप होती है, ठीक है ना। उसका क्या फ़ायदा है वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब आता है हमारा कोक्लिया और सेमी सर्कुलर कैनाल, इन तीनों को हमने देख लिया। अब ये देखो, फाइनली जब हम इसको अंदर से देखते हैं तो इस प्रकार का है कि ये हमारा बोन का बना हुआ बोनी लेब्रिंथ, और इसके अंदर ये जो ब्लूइश कलर का आप देख रहे हो ये मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ है ना। और इसके अंदर जो वाटरी फ्लूइड भरा होता है, ठीक है। कौन सा वाटरी फ्लूइड,
पेरिलिम्ब, ठीक है ना। और पेरिलिम्ब कहाँ होता है? बिटवीन मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ एंड बोनी लेबिरिंथ, उन दोनों के बीच में पेरिलिम्ब है। और जो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है उसके अंदर जो फ्लूइड है उसको हम कहते हैं एंडोलिम्ब, ठीक है। तो अगर बाहर से अंदर की तरफ हम जाएं तो सबसे पहले क्या आएगा? बोनी लेबिरिंथ, उसके बाद क्या आएगा? फ्लूइड पेरिलिम्ब, उसके बाद मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ और उसके अंदर आएगा फ्लूइड एंडोलिम्ब, ठीक है ना। इस प्रकार ये स्ट्रक्चर हमारी बनती है। तो सबसे अंदर होगा एंडोलिम्ब। अच्छा, अब क्या होता है कि जो हमारा कोक्लिया बना हुआ है, ठीक, स्नेल शेप्ड स्ट्रक्चर, उसमें भी लेबिरिंथ है और उसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। और उसके बिल्कुल लास्ट पार्ट पे ऐसी छोटी छोटी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है ना, जो मूव करती हैं उस फ्लूइड वेव के साथ, ठीक है ना। जैसे मान लो थ्रेड, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है और यहाँ पर पानी मूव कर रहा है तो ये भी मूव करती हैं, ठीक है। अब ये जो मूव करती हैं ये एक्चुअली हमारा सुनने का कार्य करती हैं। जब ये मूव करेंगी तो इस मूवमेंट को वो कन्वर्ट करेंगी नर्व इम्पल्स में। जैसे हमने आंखों में देखा था कि जब वो लाइट रेटिना पर पड़ती है तो रोड्स एंड कोन सेल्स जो हैं वो उस लाइट को कन्वर्ट करती हैं नर्व इम्पल्स में और नर्व उसको हमारे ब्रेन तक पहुंचा देती है। सेम यही सिस्टम यहाँ पर है कि ये जो ऑर्गन ऑफ कोर्टी इसको बोलते हैं, जो स्पाइरल पार्ट है ऑर्गन ऑफ कोर्टी, उसके अंदर ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। और जब पानी मूव करता है तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर हिलती हैं और इस मूवमेंट को वो कन्वर्ट कर देती हैं किसमें? नर्व इम्पल्स में। और वो नर्व इम्पल्स कहाँ, कौन सी नर्व होगी? वो सुनने वाली नर्व होगी, हियरिंग नर्व होगी, जो लेके जाएगी सेंसेशन को ब्रेन तक, ठीक है ना, और हमें सुनाई दे जाए, ठीक है ना। तो ये सिस्टम लगातार चलता रहता है जब जब हम बातें सुन रहे हैं। तो लगातार अब ये मान के चलो कि जब मैं बोल रहा हूँ आप लोग सुन रहे हैं तो लगातार आपका जो ऑर्गन ऑफ कोर्टी के अंदर जो बाल हैं वो हिल रहे हैं, ठीक है ना। और ये मूवमेंट लास्ट में वहाँ किससे होती है? शुरुआत होती है ड्रम से, ड्रम के हिलने से, फिर बोन हिलती है, फिर बोन के बाद वो फ्लूइड हिलता है और फ्लूइड हिलने के बाद वो जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है वो हिलती हैं और वो उसको कन्वर्ट करती हैं नर्व के अंदर, है ना। अब आता है फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग। वैसे तो मैंने ईयर समझाते हुए साथ साथ में फिजियोलॉजी बताई दी है कि कैसे हम सुनते हैं। अगेन थोड़ा सा और इसके बारे में जान लेते हैं कि फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग क्या है। फिजियोलॉजी का मतलब प्रोसेस, सुनने की प्रक्रिया कैसे होती है। तो सुनने की प्रक्रिया की शुरुआत होती है किसी साउंड के उत्पन्न होने से, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरे मुंह से साउंड निकल गई, बाहर गाड़ियाँ चल रही है, पी बजाया तो वो साउंड आ गई, बाहर कुछ गिरा वो साउंड आ गई। तो सबसे पहले साउंड प्रोड्यूस होगी और वो साउंड ट्रेवल करती है चारों तरफ, सिर्फ अपने कान की तरफ ही नहीं आती, वो इधर भी आएगी उधर भी आएगी। तो उसके नियरेस्ट जो भी कान होगा वो उसको पकड़ लेगा, ठीक है। और वो जो डिज़ाइन बना हुआ है इस डिज़ाइन के कारण उसको ट्रांसमिट कर देगा इसके अंदर, उस कैनाल के अंदर, ठीक है ना। और कैनाल के बाद जाके वो टकराएगा ईयर ड्रम से, ठीक है ना। अब ड्रम वाइब्रेट करेगा हल्का हल्का। अब ड्रम के आगे बोन्स लगी हुई हैं तो वो भी हिलेंगी और जो स्टेप्स है लास्ट में तीनों बोन हिलेंगी तो स्टेप्स भी हिलेगी। और जब वो हिलेगी तो अगेन वो एंडोलिम्ब के अंदर मूवमेंट वेव्स बनाएंगी, फ्लूइड वेव उसको कहते हैं। और फ्लूइड वेव जब जनरेट होती हैं तो ऑर्गन ऑफ कोर्टी के अंदर जो हमारा हेयर लाइक स्ट्रक्चर है वो भी मूव करती हैं, ठीक है। और वो जब मूव करती हैं तो वो नर्व इम्पल्स जनरेट करती हैं और वो नर्व इम्पल्स जाते हैं 8th क्रेनियल नर्व के द्वारा, कहाँ पर? ब्रेन में, ठीक है ना, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जाती हैं और हमें चीज़ें सुन, जो शब्द हैं, आवाज़ है वो सुनाई देती है, ठीक है ना। तो ये सिंपल एक सिस्टम है हमारा सुनने का। अच्छा, अब एक बात और है, सुनने का काम हो गया बट कान का एक काम और है, कौन सा? बैलेंस का। तो वो कैसे होता है? फिजियोलॉजी ऑफ बैलेंस क्या है, ये अलग से कोई आपसे पूछ सकता है। तो फिजियोलॉजी ऑफ बैलेंस बनता है जो सेमी सर्कुलर कैनाल है इंटरनल ईयर में, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल हैं, उनसे बैलेंस बनता है। कैसे? कोई आइडिया नहीं? तो इसके अंदर भी क्या होता है, सेम मैंने आपको बताया, फ्लूइड है, कौन सा? बाहर की तरफ
पेरिलिम्ब और अंदर की तरफ एंडोलिम्ब। और अगेन वहाँ भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब वो जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है वो हिलती है कब? नहीं, साउंड वाला तो सिस्टम खत्म ही हो गया वो तो। नहीं, आइडिया लगाओ कैसे हिलेंगी वो, क्योंकि साउंड तो इधर चली गई कोक्लिया में और वहाँ से उसने ले लिया, ऊपर का तो सेमी सर्कुलर कैनाल का तो कोई वहाँ कनेक्शन ही नहीं है। तो वो तब हिलती हैं जब हमारा सिर हिलता है। हमने इधर किया तो जो हमारे हेड की मूवमेंट है उसको वो बाल जो है वो रिसीव करते हैं। जैसे ही हमने मूव किया वो बाल मूव हुए, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मूव हुई और ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, तुरंत उस मूवमेंट को कैप्चर कर लेती हैं और नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट कर देती हैं। और नर्व इम्पल्स फिर हमारा ब्रेन तक मैसेज पहुंचा देता है कि अब हमारा हेड किस पोजीशन में है। उसके बेस पे पूरे शरीर का बैलेंस ब्रेन हमारा कर देता है, ठीक है। तो ये भी कंटिन्यू चलती रहती है। अब यदि यहाँ कोई प्रॉब्लम हो जाए तो क्या होगा, हमारा गड़बड़ा जाएंगे, लड़खड़ा जाएंगे, चक्कर आएंगे, ठीक है ना। जब चक्कर आते हैं तो कई बार हम या तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम मानते हैं और या अगर वो सही हो तो फिर ये सेमी सर्कुलर कैनाल में भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी जांच होती है ना। तो बैलेंस का काम सेमी सर्कुलर कैनाल करेंगे, ठीक है ना। उनका हियरिंग से कोई लेना देना नहीं है। हियरिंग और बैलेंस ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, बट होती एक ही जगह से है, इंटरनल ईयर से, ठीक है ना। और फिजियोलॉजी भी लगभग सेम है, उसमें भी मूवमेंट का सिस्टम है फ्लूइड के साथ और इससे में भी मूवमेंट का सिस्टम है, ठीक है ना। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया कि एनी चेंज इन द पोजीशन ऑफ हेड, कोई भी चेंज होता है, माइन्यूट सा भी अगर सिर हिलेगा ना तो वो मूवमेंट वहाँ पर जाएगी और हमें पता लग जाएगा नर्व को, ब्रेन को, कि हमारा जो सिर है वो किस दिशा में जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो ईयर के बारे में इतना सफिशिएंट है, छोटी सी क्लास थी हमारी, बिल्कुल इजी टॉपिक है। और पिक्चर भी जब आप इसकी बनाएंगे ना तो बहुत ही इजी है। तीनों पार्ट को अलग अलग ड्राइंग बनाना कि ये बाहर वाला हो गया, ये मिडल ईयर हो गया और ये इंटरनल ईयर हो गया। तो सबसे इजी इसका 2-3 बार आप प्रैक्टिस कर लो, ईयर बन जाएगा। अगर लास्ट ईयर नहीं आया होगा तो आ सकता है।